नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसको लेकर के हम लोग आए हुए हैं और कोशिश हमारी ये है कि आपको प्रतिदिन बेहतर से बेहतर प्रश्न दिए जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप हिंदी विषय में अच्छा नंबर ला सकें। तो व्याकरण का ये दूसरा पार्ट हम लोग का है। पहला पार्ट कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये दूसरा पार्ट है और कोशिश हमारी यही है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से जो है रूबरू कराया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में मित्रों में इसको शेयर करें। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। पहला सवाल पूछा है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की या राम प्रसाद की। चलिए इसका उत्तर देखा जाए। उत्तर इसका देखते हैं। तो प्रेम सागर जो रचना है वो किसकी है, लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा देखा जाए। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। इसमें समास है, तो आपको ये बताना है कि गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, इसमें कौन सा समास है। चूंकि देखिए प्रश्न जो है थोड़ा सा अटपटा टाइप का, दूसरे टाइप का है। तो कहाँ पर कर रहे हैं, गंगा तट पर। ठीक, तो कौन सा समास हो जाएगा। चलिए तो इसमें समास हो जाएगा जिसको कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। देखिए तद्भव बताना है। एक शब्द होता है तद्भव शब्द जो विकृत होता है, जो संस्कृत से विकृत होता है वो तद्भव होता है और जो संस्कृत के होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें तद्भव कौन सा है। ठीक, तो तद्भव शब्द बताइए कौन सा होगा तद्भव। चलिए देखते हैं। तद्भव इसमें होगा आंख। आंख जो होगा वो क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। पूछा है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो भाई स्त्रीत्व शब्द जो है स्त्री शब्द से बना हुआ है, तो स्त्री में जातिवाचक संज्ञा और उसमें तो प्रत्यय लग गया, तो यह किस तरह की संज्ञा हो जाएगी, तो ये भाववाचक हो जाएगी। तो किस तरह की संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछ रहा है। पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। चलिए बताइए, पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है इसमें। तो चलिए इसमें देखा जाए शब्द कौन होगा, सी होगा। सहायता जो सदा किस में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं होता है। तद्भव में, तत्सम में, संकर में कि सभी में। ठीक, देखिए तद्भव में भी होता है, तत्सम में भी होता है, लेकिन संकर शब्द में इसका प्रयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता, संकर शब्द में इसका प्रयोग जो है वो नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि नभ में झटपट बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच कंपतन व्याकुल नयन लावक हल्यो नरंच। उपयुक्त में कौन सा रस पूछा है। क्या पूछा है, रस पूछा है। तो देखिए सब सवाल व्याकुलता का हो, परेशानी का हो, तो उस तरह की कविताओं में जो रस होता है वो कौन सा होता है, भयानक रस। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। तो 7 वाले का कौन सा आंसर होगा, सी हो जाएगा। रस कौन सा होगा, भयानक रस होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। कह रहा है कौन सा कारक है जिसमें अलगाव का भाव प्रकट होता है। देखिए करण में, संबोधन में, अपादान में या संप्रदान में। देखिए करण में क्या होता है, तो करण में साधन होता है। संबोधन जो है हमेशा वो संज्ञाओं के पहले प्रयोग होता है। अपादान में जो है वो अलगाव का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है, अलगाव का। जबकि संप्रदान में भाव जो है किसी को लेने और देने का भाव प्रकट होता है। और चूंकि अलगाव का भाव पूछ रहा है तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 8वें का उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल।
अगला क्या कह रहा है, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ऋणार्थक क्रिया का उदाहरण है, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कह रहा उसने नहाकर भोजन किया, मतलब पहले नहाया और फिर भोजन किया। तो जब कोई भी व्यक्ति दो काम करेगा तो पहले करेगा और एक बाद में करेगा। तो जो पहले करेगा वो हमेशा पहली क्रिया होगी। और ये कह रहा कि कौन सी क्रिया है, तो जब भी पहली क्रिया होगी तो उसमें कर प्रत्यय लगा रहता है, और जब किसी क्रिया में कर प्रत्यय लगा रहता है तो उस तरह की क्रियाओं को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। क्या कह रहा है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी लगा है, नच लगा है, नौ लगा है या निस लगा है? क्या पूछ रहा है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? चलिए बताइए। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा डी, अर्थात निश उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निश उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा के संदर्भ में असत्य कथन को क्या करना है, बताना है। चलिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। बात सही है। द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन बनेंगे, ये भी बात सही है। द्रव्यवाचक संज्ञा केवल ठोस वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि ठोस के लिए नहीं द्रव के लिए भी होती है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो 11 का उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोहा, चौपाई, सवैया, सरोठा आदि की प्रश्नावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? देखिए दोहा, चौपाई, सवैया और सरोठा की प्रश्नावली के अंत में जो है पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर प्रयोग करते हैं हम, पूर्ण विराम जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कहला कि सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है? कह रहा है सलभ चंचल मेरे प्राण। तो बताना है कि सलभ क्या है। साधारण धर्म है, वाचक है, उपमेय है और उपमान है। क्या है इसमें? चलिए उत्तर बताइए। तो उत्तर क्या होगा इसका भाई? चलिए तो उत्तर देखा जाए। इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा, डी। कह रहा है सलभ चंचल मेरे प्राण, मतलब सलभ के समान चंचल मेरे प्राण हैं। सलभ का मतलब फिरंगी होता है, फितंगी कहते हैं ना, परंगी, ये होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपमान। किसके समान चंचल है, तो सलभ के समान चंचल है। तो जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमेय कहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, कह रहा है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा। तो राजभाषा का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, उसको हम राजभाषा कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पहला वाला ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, तो आंसर सही होगा अपना पहला वाला ए सही हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, तो 14 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 15 सवाल कह रहा है कि फूली कास सकल मही छाई जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो पूछा कि कौन सा अलंकार है, फूली कास सकल मही छाई, मतलब चारों तरफ कास के फूल आ गए हैं और चारों तरफ जो है छा गए हैं, कास के फूल चारों तरफ जो है छा गए हैं। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, और उसको ऐसा देख करके लग रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु जो है अपने अंतिम समय में चली गई है। अर्थात जनु का प्रयोग, जनु जानो मनु मानो, तो फिर अलंकार उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए। अगला क्या कर, उपस्थिति का विपरीतार्थक क्या होता है? तो उपस्थित होना और उसका अनुपस्थित होना होता है। क्या हो जाएगा, अनुपस्थित होना। उपस्थित का क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। ठीक, घन का अनेकार्थी नहीं है, मतलब इस 4 में से एक घन का अनेकार्थी नहीं है, बल्कि 3 घन के जो क्या है वो अनेकार्थी है।
तो कौन कौन सा निकार्थी किसमें, तो घन का मतलब बादल भी होता है, घन का मतलब घना भी होता है, लेकिन घन का मतलब घनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 17 का आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 18वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पराधीन सपने सुखनाही किस रचनाकार की पंक्ति है। कह रहा है कि पराधीन सपने सुखनाही किस रचनाकार की पंक्ति है। कबीरदास की है, रैदास की है, सूरदास की है कि तुलसीदास की है। ठीक, तो पूछा है किसकी है, तो पराधीन सपने सुखनाही तुलसीदास की कृति है। ये रचना किसकी है, तुलसीदास की है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञाएं मतलब ऐसी ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा के स्थान पर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना क्रिया है और किसके जगह पर है, संज्ञा की जगह पर है। तो इस तरह की जो संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा जो है एक वचन पुल्लिंग में रहती हैं। किस में रहती हैं, एक वचन पुल्लिंग में रहती हैं। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, 19। और आज का अंतिम सवाल 20वां, साधु शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। क्या होता है, साध्वी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है पसंद आए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।